अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस से रेलेवेंट जितने भी मेजर पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बेसिक नॉलेज होगा कि आपने डेटाबेसिस को कब इस्तेमाल करना है, पर्पस क्या है डेटाबेसिस को इस्तेमाल करने का, और DBMS क्या होते हैं, SQL क्या होती है, और पर्टिकुलरली अगर आप C# के अंदर अगर आप डेटाबेसिस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ADO.NET टेक्नोलॉजी कैसे आपको हेल्प आउट करेगी कि आप डेटाबेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि हमने किस तरह से SQL एक्सप्रेस को इस्तेमाल करना है डेटाबेसिस क्रिएट करने के लिए। टेबल कैसे क्रिएट होता है, फील्ड्स कैसे क्रिएट होती हैं, और हम कैसे वो 4 ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर ग्राफिकली हम कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास C# के उनसे डाटा लेके वो कैसे हम स्टोर कर सकते हैं डेटाबेसिस के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी प्री रिक्विजिट क्या है कि अगर आपने डेटाबेसिस को इस्तेमाल करना है तो आपके पास जो SQL एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल पेज पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ कि आपने ये चेक करना है कि आपके पास SQL एक्सप्रेस इंस्टॉल है या नहीं है, चूँकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो अब आप विंडो में सर्च ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपने रन को सर्च कर लेना है, और जब रन को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपने सर्विसेज को सर्च करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके कंप्यूटर पे करंटली इंस्टॉल है या वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो उसके लिए कमांड है services.msc। तो अगर मैं इसको ओके करूँगा तो मेरे कंप्यूटर पे जितनी भी सर्विसेज इंस्टॉल होंगी वो सारी आ जाएंगी। अब मुझे यहाँ से देखना है कि क्या SQL एक्सप्रेस की कोई सर्विस मेरे पास इंस्टॉल है या फिर नहीं है। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। ये देखें, ये SQL सर्वर SQL एक्सप्रेस, इसका मतलब है कि करंटली ये वाली जो सर्विस है ये मैंने इंस्टॉल कर ली है और ये करंटली रन भी हो रही है। ठीक हो गया। तो अगर तो आपने SQL मैनेजमेंट स्टूडियो ही इंस्टॉल कर लिया तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन लेट्स से अगर आप खाली SQL एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप सर्विसेज में आके चेक कर लें कि क्या ये सर्विस यहाँ पे एक्टिव है या फिर नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर SQL एक्सप्रेस इंस्टॉल है तो मैं एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ जिसके अंदर डेटाबेसेस होंगी, टेबल्स होंगे, और हम ADO.NET के साथ उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास 2008 वर्जन है। हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और सपोज़ किया मैं स्टूडेंट का LMS सिस्टम बनाने जा रहा हूँ। तो मैं इसको LMS सिस्टम नहीं बल्कि स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, तो मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया, इसको ओके किया। ठीक है, तो ये मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो लोड हो गई है। मैं फॉर्म का साइज़ थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें SQL एक्सप्रेस को विजुअल स्टूडियो में कैसे इस्तेमाल करना है। अगर तो आप SQL मैनेजमेंट स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये सारे काम वैसे वहाँ पे भी कर सकते हैं। करना क्या हमने, अब डेफिनेटली हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है, डेटाबेस के अंदर हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो ये सारे काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो मौजूद है। तो अगर आप वो ग्राफिकल इंटरफेस यहाँ से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो SQL से भी इस्तेमाल हो जाता है, मतलब सॉरी वो SQL मैनेजमेंट स्टूडियो से भी इस्तेमाल हो जाता है, और आप उसको विजुअल स्टूडियो से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने SQL मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो मैं इसको विजुअल स्टूडियो से ही ऑपरेट करूँगा। तो अब मैंने करना क्या है, व्यू पे जाना है। व्यू के अंदर मेरे पास ऑप्शन है सर्वर एक्सप्लोरर का। तो इस सर्वर एक्सप्लोरर पे मैंने करना है टिक। ठीक है, जैसे ही मैंने सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक किया तो मेरे पास टूवर्ड लेफ़्ट साइड पे एक नई विंडो आ गई है, जहाँ पे पहले मेरे पास
टूल बॉक्स आ रहे थे, वहाँ पे अब सर्वर एक्सप्लोरर आ गया। अगर आप ये नीचे देखें तो वो टैब बन गया है, एक टैब टूल बॉक्स का है और एक टैब जो है वो सर्वर एक्सप्लोरर का है। अगर आप कोई लेटेस्ट IDE इस्तेमाल कर रहे हैं 2012 2015, तो उसमें वो फिर यहाँ पे टैब क्रिएट कर देता है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ऑलरेडी एक डेटाबेस पहले भी मैंने क्रिएट की है, तो लिहाजा मेरे पास ये कुछ ऑप्शन इस तरह से नीचे आ रहा है, लेकिन आपके पास खाली हो सकता है, अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो खाली डाटा कनेक्शन का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपने एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है अपने इस सिस्टम के लिए, तो आपने डाटा कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे ऐड कनेक्शन पे क्लिक करें या क्रिएट न्यू SQL सर्वर डेटाबेस पे क्लिक करें। तो मेरे ख्याल में दोनों के साथ ही क्रिएट हो जाती है। बहरहाल मैं यहाँ पे ऐड कनेक्शन से जा रहा हूँ। अच्छा, ऐड कनेक्शन के अंदर वो आपसे आपके सर्वर का नेम पूछेगा। असल में ये जो डेटाबेस है ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करता है जो कि आपको सर्व करता है। तो नॉर्मली जब आप ना SQL सर्वर को आप इंस्टॉल करेंगे, एक्सप्रेस सर्वर को, तो वो आपसे सर्वर का नेम भी पूछेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सर्वर का नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई सर्वर का नाम नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो सर्वर का नाम होता है वो SQL एक्सप्रेस ही होता है। तो SQL एक्सप्रेस जो होता है वो सर्वर का नाम होता है। अगर आपने अपना कोई नाम वहाँ पे सेट कर दिया था तो वो फिर आप यहाँ पे वही नाम लिखेंगे। इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा कोई नाम, अगर ये इनवैलिड नेम होगा तो आपको यहीं पे एरर दे देगा वो। सो मुझे उसने कोई एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक वैलिड नेम है। अगर आप इस सर्वर सर्विस में भी जाके देखें तो यहाँ पे नाम SQL एक्सप्रेस का ही आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। अब आप यहाँ पे जाके अपनी डेटाबेस का कोई भी नाम रख सकते हैं, या अगर आपने पहले से कोई डेटाबेस क्रिएट की हुई है और आप चाहते हैं कि वो डेटाबेस आपने इस सिस्टम के साथ अटैच करनी है, तो आप वो डेटाबेस ड्रॉप डाउन से जाके फैच भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ड्रॉप डाउन है जिसमें आप अपनी वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं और एक नई वैल्यू भी आप, और एक पहले से क्रिएट की हुई वैल्यू भी आपको फैच होके आ जाएगी। सो लेट्स से मैं एक स्कूल, किसी स्कूल का कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट, किसी स्कूल का कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, तो मैं अपनी डेटाबेस का नाम जो है वो DB स्कूल रख देता हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका ख्याल कीजिएगा, स्पेसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। ओके किया। अच्छा, ये इसने एक एरर दे दिया है, वो ये कह रहा है कि इस नाम से कोई सर्वर नेम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे नाम से ही एंटर नहीं कर रहा। जो सही नाम होता है वो लोकल होस्ट /SQL एक्सप्रेस होता है। ठीक हो गया। तो ये नाम आपने चेक कर लेना ख्याल से कि ये नाम आपका करेक्ट है या नहीं है। और जब आप सर्वर इंस्टॉल कर रहे होंगे तो अगर आपने नाम नहीं एंटर किया तो फिर ये नाम यही होगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इस तरह की कोई डेटाबेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या मैं इसको क्रिएट कर दूं? यस करते हैं। तो देखें यहाँ पे अब मेरे पास दो डेटाबेसेस आ गई हैं। एक नीचे डेटाबेस आ रही है, ये मैंने पहले क्रिएट की थी, और एक ऊपर DB_स्कूल के नाम से जो है वो डेटाबेस नज़र आ रही है। तो पहले यूज़र नेम आ रहा है, फिर सर्वर का नेम आ रहा है, और फिर ये डेटाबेस का नाम आ रहा है। अब आपने करना क्या है, अब डेटाबेस क्रिएट हो गई है, अगला काम क्या है कि हमने इस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक प्लस का साइन बना होगा डेटाबेस के साथ, आपने इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से डिफरेंट फोल्डर्स, डायरेक्टरीज ओपन हो जाएंगी आपके पास। इसमें एक डायरेक्टरी आपके पास है टेबल के नाम से। अब आपने इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन है ऐड न्यू टेबल का, इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक टेबल स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इस टेबल के अंदर ये डिसाइड करना है कि आपने टेबल की कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो देनी है।
तो सपोज़ किया मैं सबसे पहली फील्ड जो है वो आईडी की देता हूँ। इसमें आपने 3 चीज़ें बतानी होंगी। टेबल की फील्ड का नाम क्या है, इसकी डाटा टाइप कौन सी है, यानी किस तरह का डाटा आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो सपोज़ कि मैं यहाँ पे डाटा इंटीजर स्टोर करना चाहता हूँ, तो डाटा टाइप जो है वो इंटीजर हो जाएगी। अच्छा, एक और आगे नेक्स्ट कॉलम है जो हमने फ़िलहाल मेंशन करना है, वो ये है कि क्या आईडी की वैल्यू आपने नल अलाउ करनी है या फिर नहीं करनी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम एक टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये चाह रहे होते हैं कि स्टूडेंट की ये वैल्यू टेबल के अंदर लाजमी आएगी, अदरवाइज़ वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो उसके लिए फिर इस अलाउ नल की फील्ड को चेक या फिर अनचेक किया जा सकता है। अगर करंटली ये चेक रहेगा तो यूज़र की अगर आईडी नहीं भी आएगी तो भी एक रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो जाएगा, यानी आईडी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल चली जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि स्टूडेंट का ईमेल जो है वो ऑप्शनल है टेबल के अंदर, तो स्टोर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो वहाँ पे आप नल स्टोर कर दें। तो हम ईमेल की वैल्यू को अलाउ नल कर सकते हैं। आप ये कहते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो ऑप्शनल नहीं होगा, तो स्टूडेंट का रोल नंबर लाजमी आएगा ही आएगा, तो डेफिनेटली फिर आप यहाँ पे अलाउ नल को अनटिक कर देंगे। अच्छा, आप जितने भी टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल्स में बहुत सारी फील्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक फ़ील्ड आपको लाजमी क्रिएट करनी होती है और उसे हम कहते हैं प्राइमरी फील्ड। उस प्राइमरी फील्ड का मकसद ये होता है कि हम उस प्राइमरी फील्ड से ये आइडेंटिफाई कर सकते, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ किया कल को मैंने सर्च करना है कि मेरे पास किसी ख़ास स्टूडेंट का, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है लेकिन मैंने किसी ख़ास स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना है, तो मैं किस तरह से उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड का सर्च कर सकता हूँ। मैं क्या बाय नेम सर्च कर सकता हूँ किसी एक ख़ास स्टूडेंट को? मैं बाय नेम किसी एक ख़ास स्टूडेंट को सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं। इसी तरह क्या फादर नेम से कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि फादर नेम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैच कर सकते हैं। तो किसी भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक यूनिक कॉलम लाजमी रखते हैं, और नॉर्मली उस यूनिक कॉलम, अगर आपके पास वो यूनिक कॉलम एज ए रोल नंबर है तो आप उसको भी रख सकते हैं, या आप कहते हैं कि किसी स्टूडेंट को आपने CNIC से आइडेंटिफाई करना है तो आप CNIC से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट लेट से आप कहते हैं कि नहीं, मेरी एक ख़ास डेडिकेटेड फील्ड रहेगी वो स्टूडेंट्स की अपनी फील्ड के अलावा, जो कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, तो वो फील्ड आप नॉर्मली आईडी रख लेते हैं। और ये हर टेबल के अंदर आप एक आईडी की फील्ड क्रिएट करते जाएंगे जो उस टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करेगी। अच्छा, एक तो इस आईडी फील्ड को हम प्राइमरी की भी कहते हैं। प्राइमरी की ये इसलिए होती है क्योंकि ये रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, और प्राइमरी की डाटा टाइप इंटीजर होगी। आपने कहा कि नंबर्स, हर रिकॉर्ड के साथ एक यूनिक नंबर अटैच हो जाएगा, और ये कभी भी नल नहीं होगी, यानी जब भी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा तो लाजमी उसकी आईडी की वैल्यू कोई ना कोई आ जाएगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमें खुद ब खुद मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी देखिए, जब हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना, तो सिस्टम खुद ब खुद इसके साथ एक आईडी अटैच कर देगा। और अगर हम चाहते हैं सिस्टम खुद ब खुद इसके साथ एक आईडी अटैच करे, तो हमने इसको प्राइमरी की बनाना है। अब ये प्राइमरी की कैसे बनेगी? नीचे एक आपके पास बॉक्स होगा कॉलम प्रॉपर्टी के नाम से, वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे आपने ये एक फील्ड है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन की, आपने इसको आपने इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है आपने, और इस आइडेंटिटी, यानी क्या ये आइडेंटिटी वाली फील्ड है, ये नो होगी, आपने इसको यस कर देना है। तो जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपकी ये वाली जो पहले वाली फील्ड है ये आईडी की बन जाएगी, और ये आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये खुद ब खुद कंट्रोल होगी, सिस्टम खुद ब खुद इसको कंट्रोल करेगा, और ये हर रिकॉर्ड के साथ हमेशा यूनिक होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने लेट्स एक और फील्ड क्रिएट करनी है और इसमें हमने स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है। अब नेम के लिए जो डाटा टाइप है, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होती, यहाँ पे होती है varchar। सो अगर आपने यानी करेक्टर स्टोर करने हैं तो आप varchar डाटा टाइप बताएंगे, और varchar की आप लेंथ भी बताते हैं कि कितने करेक्टर तक आपने डाटा स्टोर करना है। तो लेट्स से हमने 50 करेक्टर स्टोर करने हैं, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यानी नाम के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। एक और फील्ड हम क्रिएट कर लेते हैं, सपोज किया हम कहते हैं कि हमने स्टूडेंट का ईमेल भी स्टोर करना है, तो ये भी varchar में हो जाएगी। ठीक है, और आप बेशक अब इनको अलाउ नल कर दें आप, कि अगर वैल्यू आप देना भूल भी गए हैं तो सिस्टम आपको एरर नहीं देगा।
सो नेक्स्ट एक और फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट की क्लास भी हम स्टोर करेंगे। और स्टूडेंट का जेंडर स्टोर करना है हमने, ठीक है। अच्छा, अब जेंडर के लिए नॉर्मली आप मेल या फीमेल की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास वॉचर आ जाएगा। और इस तरह से आप जितनी भी फील्ड्स और क्रिएट करना चाहते हैं रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, आप वो सारी फील्ड्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स से आपने उसके कोई प्रीवियस मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको रिक्वायर्ड है आप वो डाटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने स्टूडेंट्स की कोई हॉबी भी स्टोर करनी है, ठीक है, ताकि हम ड्रॉप डाउन भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इस टेबल के अंदर टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब मैंने इस टेबल को स्टोर करना है। अब टेबल को स्टोर करना है तो हमें टेबल का कोई नाम रखना पड़ेगा। अब टेबल का नाम कैसे सेट कर सकते हैं, ये एक राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ की विंडो आ रही है जिसमें सबसे पहले नाम की फील्ड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल का नाम है वो टेबल 1 है, और मैं इसमें टेबल 1 के बजाय ये मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो टेबल का नाम है स्टूडेंट कर देता हूँ। और सारे स्पेलिंग मैंने कैपिटल यूज़ किए हैं ताकि बाद में कैपिटल ही मैं यूज़ करूँगा जब मैं इसको कोड में इस्तेमाल करूँगा। नीचे एक और भी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी कॉलम। तो आइडेंटिटी कॉलम देखे मैंने क्या मार्क किया हुआ है, आईडी मार्क किया हुआ है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने इस फील्ड की वैल्यू खुद से कभी भी प्रोवाइड नहीं करनी है, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो खुद ही इस फील्ड की वैल्यू को मेंटेन कर लेगा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सो जैसे ही हमने इसको सेव किया तो देखें टेबल के अंदर एक स्टूडेंट का टेबल ऐड हो गया है और उसकी नीचे फील्ड भी सारी आ रही हैं। अब अगर आप एक और नया टेबल ऐड करना चाहते हो तो फिर राइट क्लिक करेंगे, एक और नया टेबल ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपने इधर ही टेबल को इस्तेमाल भी करना है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये न्यू क्यूरी की विंडो में जाएंगे आप, ठीक है। और न्यू क्यूरीज़ की विंडो में देखें ये नीचे क्यूरीज़ वाला सेक्शन भी आपके पास आ रहा है। यानी आप कुछ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी भी लगा सकता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पे आपने फील्ड का नाम देना है लाइक नेम, ईमेल एंड जेंडर, और फिर यहाँ पे आपने वैल्यूज़ देनी है। तो लेट से पहले स्टूडेंट का नेम जो है वो ठीक है। इसी तरह आप जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ वॉरचार में है तो उनको सिंगल कोट में आप जो है वो दे सकते हैं। सो बहरहाल हमने एप्लीकेशन को यहाँ से तो नहीं इस्तेमाल करना है, हम तो चाहते हैं कि यूज़र को हम एक इंटरफेस देंगे, यूज़र इंटरफेस में डाटा एंटर करेगा और हमने वो डाटा अपने कोड में फैच करके खुद ब खुद डाटाबेस में सबमिट करना है। तो अब मैं इस विंडोज़ को क्लोज़ कर रहा हूँ सारी को, क्योंकि इनका काम नहीं है फर्दर। मेरे पास टेबल 1 मैंने क्रिएट कर लिया है और अब हम आ जाते हैं वापस अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक हो गया। अब हमें सर्वर एक्सप्लोरर की ज़रूरत नहीं है, हमें टूल बॉक्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें अपने कंट्रोल्स डिज़ाइन करने हैं, तो मैं क्विकली अपने कंट्रोल्स डिज़ाइन कर लेता हूँ। मुझे फील्ड्स का डाटा इंसर्ट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स चाहिए। सो ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं हमारे पास। फील्ड्स क्या क्या थी, नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ईमेल के लिए आ जाएगा,
अच्छा, क्लास के लिए हम ड्रॉप डाउन इस्तेमाल कर लेंगे, जेंडर के लिए हम जो है वो रेडियो बटन इस्तेमाल कर लेंगे, और मार्क्स के लिए न्यूमेरिक अप डाउन आ जाएगा, और हॉबी के लिए भी हम ड्रॉप डाउन इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने नेम, ईमेल और हमने क्लास। तो क्लास के लिए हम क्या कंट्रोल इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ से, ड्रॉप डाउन का कंट्रोल। ठीक है, तो हमारे पास ये कंबो बॉक्स कंट्रोल आ गया। और नेक्स्ट वैल्यू हमने जो है वो ये क्लास की हो गया है। जेंडर के लिए हम रेडियो बटन इस्तेमाल कर लेते हैं। सो रेडियो बटन को हम ग्रुप बॉक्स में रखेंगे ताकि वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करे। तो हम एक ये ग्रुप बॉक्स रख लेते हैं, और ग्रुप बॉक्स के अंदर हम 2 रेडियो बटन जो है वो प्लेस कर देते हैं। ठीक है, नाम इनके बाद में चेंज कर लेंगे। सो ये जेंडर हो गया हमारे पास। मार्क्स के लिए हम न्यूमेरिक अप डाउन रख लेते हैं, तो चूँकि होल फॉर्म में नंबर्स आएंगे हमारे पास। और लास्ट वैल्यू हॉबीज़ की हैं, तो हॉबीज़ के लिए हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। सॉरी, ठीक हो गया। अब हम क्विकली इनका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। लेट्स, ये रेडियो बटन है, इस पे हमने टेक्स्ट देना है, जो ऑप्शन हमने मेल का देना है, और नीचे एक रेडियो टेक्स्ट बटन में हमने ऑप्शन जो है वो फीमेल का देना है। अच्छा, इसी तरह अगर हम क्लास की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ आइटम्स ऐड कर लेते हैं जो यूज़र सेलेक्ट करेगा। सो लेट्स से अगर हम एक स्कूल का सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो क्लास हम 5th 6th 7th 8th 9th 10th इंटर 1 इंटर 2 कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो ये वाले जो आइटम्स हैं वो यूज़र को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और हॉबीज़ के अंदर हम और इनको भी हम ग्रुप बॉक्स में रख लेते हैं, बल्कि एक्चुअली में हमें यहाँ पे पैनल बॉक्स इस्तेमाल करना चाहिए था। इनको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम एक नया ग्रुप बॉक्स ही ले लेते हैं।
ठीक है, तो मैंने इन हॉबीज़ को पैनल में रख दिया है और जो जेंडर है मेरे पास मैंने उसको ग्रुप बॉक्स में रख दिया। तो देखिए वहाँ पे ऊपर कैप्शन आ रहा है, वहाँ नीचे कैप्शन नहीं आ रहा। अब इन सब के साथ लेबल भी अटैच कर लेते हैं कि यूज़र ने यहाँ पे क्या एंटर करना है। तो ये फर्स्ट लेबल हो जाएगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बार बार। ये सेकंड लेबल हो जाएगा और ये मेरे पास थर्ड लेबल हो जाएगा और वहाँ पे लेबल की ज़रूरत नहीं। सो मैंने तमाम कंट्रोल्स के साथ लेबल अटैच कर दिए हैं ताकि यूज़र को इन्फॉर्मेशन शो हो जाए कि उसने किस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो हम इनका नाम भी चेंज कर देते हैं। लेबल 5 में हम हॉबीज़ मार्क कर देते हैं और लेबल 4 के अंदर हम जो है वो मार्क्स की वैल्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे ग्रुप बॉक्स का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, खाली जेंडर कर देते हैं इसको हम। इसी तरह लेबल 3 के अंदर हम जो है वो क्लास की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लेबल 2 के अंदर हम जो है वो उसका ईमेल इनपुट करवा रहे हैं और लेबल 1 के अंदर स्टूडेंट का नेम इनपुट करवाना है हमने। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इन सारे कंट्रोल्स को मैं थोड़ा सा इनको सेंट्रल लाइन कर देते हैं और नीचे एक बटन प्लेस कर देते हैं जिसके क्लिक के ऊपर हमने ये रिकॉर्ड जो है वो टेबल में इंसर्ट करना है। तो एक बटन का कंट्रोल ले लेते हैं हम यहाँ पे और बटन को नाम दे देते हैं सेव का, ताकि हम इसको बैकएंड पे भी हमें पता हो कि ये कौन सा बटन है हमारा। और यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं सबमिट का। ठीक हो गया। अब हमें करना क्या है कि इस यहाँ से यूज़र डाटा एंटर करेगा। जब हम अपनी इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र यहाँ से कोई डाटा इनपुट करे स्टूडेंट्स का और वो डाटा जो है वो परमानेंटली पीछे डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेगा, कोई जेंडर सेलेक्ट करेगा, उसके मार्क्स यहाँ से इनपुट करेगा कुछ ना कुछ और यहाँ पे बाकी हॉबीज़ में से कुछ हॉबीज़ को वो चेक मार्क कर देगा। ठीक है, और जब वो सबमिट करेगा तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगा और फिर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड वहाँ पे वापस इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने कोड विंडो में जाना है और इसका हमने कोड करना है। तो हम सबमिट बटन का एक इवेंट जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ हमारे पास एक वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी और फिर हम वो क्यूरीज का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड को डाटाबेस में सबमिट कर लेंगे। अच्छा, लेकिन अब चूँकि ये एक और एप्लीकेशन है हमारे पास, ये C# की एप्लीकेशन है और वो जो एक्सप्रेस सर्वर है हमारे पास वो एक और एप्लीकेशन है, तो डेफिनेटली ये डायरेक्टली तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। तो इनको कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें ADO.NET की ज़रूरत है और ADO.NET के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट करने की, लेकिन हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो system.data.sql क्लाइंट है। तो चूंकि हमारी सारी क्लासेस जो है वो इसके अंदर पड़ी हुई हैं तो हमने इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है ऊपर। ठीक है, तो system.data.sql क्लाइंट जो है वो इंपोर्ट हो गया है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले अगर हम डाटाबेसिस को देखें तो हमने सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना है। उसके लिए हमें कोई कनेक्शन की क्लास चाहिए होगी और फिर हमने डिफरेंट कमांड्स या क्यूरीज़ को रन करना है और उसके लिए हमें कमांड्स या क्यूरीज़ की कोई ना कोई क्लास चाहिए होगी। तो हमने बेसिकली उन क्लासेस को इस्तेमाल करेंगे और उन क्लासेस को इस्तेमाल करने के लिए हमने ये लाइब्रेरी की एक फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है। तो ये एक नेम स्पेस है, इसके अंदर हमें बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिनका हम इस्तेमाल आगे डाटा सबमिट करने के लिए कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डाटा वहाँ से हमारे पास आ रहा है हम उनको कुछ वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। हम चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी डाटा फैच कर सकते हैं
जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं हम उन्हीं से डाटा फैच करके वहाँ आगे ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन अगर हम चाहें तो पहले हम उनको लोकल वेरिएबल्स में भी स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स से सबसे पहला नेम जो है हमारे पास वो यूज़र का नेम आना है, स्टूडेंट का नेम आना है। तो मैं यहाँ पे इसको std स्टूडेंट नेम, और ये वैल्यू मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगी और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगी, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्टली इसको स्टूडेंट नेम में असाइन कर सकते हैं। ये पहले देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम क्या लिए हुए हैं। ठीक हो गया, मैं इस विंडो को भी ऊपर चेक कर लेता हूँ। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 ही है। टेक्स्ट बॉक्स 2 में मेरे पास जो है वो ईमेल आएगी, तो ये भी मेरे पास स्ट्रिंग में है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो मैंने डेटाबेस में सबमिट करनी है, तो पहले मैं वो वैल्यूज़ फैच कर रहा हूँ। थर्डली मेरे पास जेंडर आएगा, तो जेंडर भी एक तरह से मेरे पास स्ट्रिंग में ही आएगा, मेल या फीमेल। चेक कर लेते हैं। नहीं, थर्डली हमारे पास क्लास आएगी, क्लास स्टूडेंट क्लास। अब क्लास की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स से तो नहीं आ रही, बल्कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। इसका नाम कम्बो बॉक्स है, यानी इसमें टेक्स्ट की भी ऑप्शन है और प्री डिफाइंड वैल्यू भी है। तो इस कम्बो बॉक्स की वैल्यू हमने फैच करनी है। तो अगर आप इसका कोड पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा कि कम्बो बॉक्स की वैल्यू कैसे फैच होती है। हम कम्बो बॉक्स का नाम लिखेंगे, कम्बो बॉक्स 1 डॉट प्रॉपर्टी हमारे पास है सिलेक्टेड आइटम। ठीक हो गया। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, सिलेक्टेड आइटम है, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सिलेक्टेड वैल्यू है। तो हम इनमें से सपोज किया सिलेक्टेड आइटम को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो जेंडर की है। जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसकी हम वैल्यू इस तरह से अगर गेट करना चाहें डायरेक्टली, अच्छा अब अगर हमने जेंडर की वैल्यू गेट करनी है तो वो हमें डायरेक्टली इस तरह से नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यूज़र ने कौन से जेंडर की वैल्यू जो है वो सिलेक्ट की हुई है, यानी क्या यूज़र ने मेल वाला जेंडर सेलेक्ट किया या फिर यूज़र ने फीमेल वाला जेंडर सेलेक्ट किया है। तो इधर से आते हैं और जेंडर के हम कंट्रोल्स के नाम देखते हैं। तो पहले जो कंट्रोल जो मेल वाला है उसका नाम जो है वो रेडियो बटन 1 है। तो हमने देखना है कि क्या रेडियो बटन 1 को टिक किया गया है या 2 को। तो हम चेक करेंगे इफ़ रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड, तो यहाँ पे ये इफ़ आ जाएगा और एक इसका हम लगा देते हैं यहाँ पे एल्स। ठीक है। सो अगर तो पहले वाला रेडियो बटन चेक्ड है तो मतलब यूज़र ने मेल ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो स्टूडेंट जेंडर के वेरिएबल को इक्वल टू कर देते हैं हम मेल के। ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू कर दी हमने फीमेल की। ठीक हो गया। और इसी तरह अब अगर हमने मार्क्स की वैल्यू लेनी है तो न्यूमेरिक अप डाउन डॉट वैल्यू। ठीक हो गया, हमारे पास ये न्यूमेरिक अप डाउन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह आप हॉबीज़ की भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए भी आपको इफ एल्स की कंडीशंस बनानी पड़ेगी, तो मैं वो वाला पार्ट जो है वो स्किप कर रहा हूँ। तो अब ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है जो हमने डाटाबेस में इंसर्ट कर। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने अपनी उस डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। अब कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक वैल्यू रिक्वायर्ड होती है और उस वैल्यू को हम कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि बेसिकली वो एक तरह से एड्रेस होता है हमारी उस पर्टिकुलर डाटाबेस का जिस डाटाबेस के साथ हमने कम्युनिकेट करना होता है। तो अब उस कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो नाम बहुत बड़ा होता है, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और वो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग में ही होती है। तो वेरिएबल का नाम मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग रख दिया, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम पास करना है। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग का मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस डाटाबेस से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसका नाम क्या है। तो
तो आप सर्वर एक्सप्लोरर पे आएंगे, आपने डाटाबेस को सिलेक्ट करना है। डाटाबेस को सिलेक्ट किया तो ये देखें डाटाबेस की प्रॉपर्टीज़ विंडो आ जाएगी। इसमें आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी आ रही है कनेक्शन स्ट्रिंग की। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने इस सारी वैल्यू को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। सो आपके पास जो है ये कनेक्शन स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। और ये देखिए, ये इसमें बताया गया कि डाटा सोर्स कौन सा है, तो वो मेरा वो जो लोकल होस्ट स्लैश एक्सप्रेस जो था वो डाटा सोर्स था, और दूसरी वैल्यू जो है वो डाटाबेस की है, थर्ड वैल्यू जो है वो एक सिक्योरिटी का चेक है हमारे पास। अच्छा, अगर आप इस नाम में देखें तो एक एरर मेरे पास आ रहा है, और ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे मैंने स्लैशेस को इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आप स्लैशेस को इंक्लूड करना चाहते हैं कि ये इसको एरर कंसीडर ना करें, तो इसके स्टार्ट पे आप @ का सैम्बल ऐड कर देंगे। तो नॉर्मली जब भी आप एक स्ट्रिंग के अंदर एक ऐसी वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे जिसमें स्लैशेस होंगी, तो उसके स्टार्ट में आप एक @ सैम्बल ऐड कर देंगे, तो उन स्लैशेस को वो एज ए स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, वरना वो उसको शायद कहता है कि आपको स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कनेक्शन जो है वो डाटाबेस से बन जाएगा जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, बल्कि वो कनेक्शन बनाने के लिए हमें कोई ना कोई क्लास इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो क्लास हमें ऊपर हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है ऑलरेडी, उस लाइब्रेरी में से मिलेगी। ठीक हो गया। अब वो कौन सी क्लास है जिसके अंदर हम ये कनेक्शन, जिसको हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग भेजेंगे तो डाटाबेस के साथ हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हो जाएगी। तो हमारे पास एक क्लास है SQL, ये देखिए खुद ब खुद मुझे रेफ़र कर रहा है कनेक्शन के नाम से। अब अगर ये क्लास है तो क्लास को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको जब कहा था कि आप मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं, और मैंने आपको ये कहा था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आप इस प्रोसीजर को अच्छे से समझ लें, क्योंकि C# के अंदर आपको जो चीज़ बनी बनाई कोड में मिलती है, कोड विंडो के अंदर वो क्लासेस मिलती हैं। तो क्लासेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको उनके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीक़ेकार ये है कि SQL कनेक्शन एक क्लास है, और अब आपने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट का नाम कौन रख रहा हूँ, चूँकि ये कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, दोबारा क्लास का नेम इस्तेमाल करना है, और अब आपने ये छोटी पैरेंथेसिस बनानी है। ठीक हो गया। और अब जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग का यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है, मैं वो वैल्यू यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पास कर दूँगा। तो अब मेरा एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। यानी अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी तो SQL कनेक्शन की क्लास के ज़रिए ये COON के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और मुझे जब भी डाटाबेस से कम्युनिकेट करना होगा और मुझे इस कनेक्शन को यूज़ करना है, तो मैं इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा। और इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इसके जो दो कॉमन मेथड है, वो एक मेथड ओपन का है और एक मेथड जो है वो इसका क्लोज का है। ठीक हो गया। अब ये ओपन का मेथड मैं कब इस्तेमाल करूँगा, जब डाटाबेसिस के साथ कनेक्शन को ओपन करना होगा या कनेक्शन को लाइव करना होगा, और जब डाटाबेसिस का इस्तेमाल मेरा ख़त्म हो जाएगा तो जाते जाते मैं इस कनेक्शन को क्लोज़ कर दूँगा। यानी अब मेरा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है, और इन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डाटाबेसिस के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन कर सकता हूँ, और मैं कोई भी क्यूरीज लिख के, कमांड्स लिख के वो डाटाबेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अब जब कनेक्शन हमारा बन गया है, और कनेक्शन क्लोज होने से पहले पहले हमने अगर डाटा को इंसर्ट करना है तो अपनी वो इंसर्ट की जो क्यूरीज या कमांड्स हैं हमने उनको रन करना है। तो सबसे पहले हम अपनी क्यूरी बना लेते हैं। तो क्यूरी बनाने के लिए भी हम एक स्ट्रिंग का वेरिएबल, पहले क्यूरी सिंपल बना लेते हैं। मैं इसको वेरिएबल को क्यूरी का नाम दे रहा हूँ। सो क्यूरी इज इक्वल टू, हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी किस तरह से होती है, केस सेंसिटिव नहीं है, आप जैसे मर्जी यूज़ कर लें। इंसर्ट इनटू, अब हमने किस में इंसर्ट करना है, हमारे टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम था हमारे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की सपोज कि अभी मेरे पास ये वाली फील्ड्स है, इन वाली फील्ड्स में मैंने डाटा इंसर्ट करना है। तो जो सबसे पहली फील्ड थी वो नेम की थी लोअर केस में, सेकंड फील्ड ईमेल की थी, थर्ड फील्ड क्लास की थी, फिर एक फील्ड जेंडर की थी, और फिर एक फील्ड हमने उसके मार्क्स की है। तो आखिरी वाली जो हॉबीज़ वाली फील्ड्स है हम उसमें डाटा इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने सारी फील्ड्स के नाम बता दिए।
और अब मैंने बतानी है यहाँ पे वैल्यूज़ कि उन फील्ड्स के अंदर वैल्यूज़ कौन सी इंसर्ट करूँगा मैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वैल्यूज़ कहाँ पड़ी हुई हैं? वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वेरिएबल नेम के अंदर। तो अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल लिखने हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डबल कोट्स के अंदर अगर आप वेरिएबल लिखेंगे कुछ इस तरह से, सपोज किया मैं ये स्टूडेंट नेम यहाँ पे भेजना चाहता हूँ, नेम की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट नेम है, तो अब ये इसको स्ट्रिंग ही लेगा, ये इसको एज ए वेरिएबल कंसीडर नहीं करेगा कि इसकी ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर से वैल्यू लेके आनी है। तो अगर आप डबल कोड के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू पास करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार ये है, पहले सिंगल कोट्स 2 वाले, ठीक है, सिंगल कोट्स आपने 2 लेने हैं, फिर सिंगल कोट के अंदर आके अब आपने 2 डबल कोट्स लेने हैं, और फिर डबल कोट्स के अंदर आके आपने 2 प्लस के साइन लेने हैं। ठीक है, यानी साइडों पे 2 सिंगल कोट्स हैं, फिर डबल कोट्स हैं, और फिर अंदर प्लस के साइन हैं, और इसके अंदर आके हम अपना ये वेरिएबल की वैल्यू पास कर देते हैं, तो ये पहली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब कॉमा दूसरी वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू के लिए दोबारा सिंगल कॉलन, डबल सिंगल कॉम हमारे पास आ जाएंगे अपोस्ट्रॉफी, डबल अपोस्ट्रॉफी, और फिर ये प्लस के साइन, और अगली वैल्यू हमारी जो है वो, यहाँ पे अगली वैल्यू ईमेल है तो यहाँ पे भी अगली वैल्यू स्टूडेंट ईमेल आ जाएगी। ठीक है, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस, थर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट क्लास की। ठीक है, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट जेंडर की। ठीक है, इसी तरह फिर कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस, और लास्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो मार्क्स की है, तो ये स्टूडेंट्स मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये क्यूरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये मेरी क्यूरी बन गई है, टेबल का नाम है और ये उसकी फील्ड्स हैं 5, और उसके बाद मैंने उन फील्ड्स के अंदर जो जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वेरिएबल्स के अंदर, वो वैल्यू मैंने मेंशन कर दी है। अब हमने इस क्यूरी को रन करना है, क्योंकि अभी ये क्यूरी जो है ये एक वेरिएबल है, तो इस क्यूरी को रन करने के लिए हमारे पास कौन सी क्लास अवेलेबल है? तो जितनी भी हमारे पास क्यूरीज हैं उनको रन करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल, एसक्यूएल कमांड की क्लास मौजूद है। हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने CMD कर दिया, न्यू एसक्यूएल कमांड, और इस एसक्यूएल कमांड को आप 2 चीज़ें भेजेंगे। सबसे पहले आप इसको बताएंगे कि आपकी क्यूरी कौन सी है जो आपने रन करनी है, और दूसरी चीज़ आपने बताना है कि आपका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आपने COON के नाम से ऑलरेडी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, तो आप इसको ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बता देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक कमांड का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमने इस कमांड के ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपने लिखना है कमांड डॉट, ये इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने जो मेथड रन करना है वो है एग्जीक्यूट नन क्यूरी, और उसके बाद आपने इसको, अगर ये मेथड है तो डबल ब्रैकेट्स आ जाएंगी छोटे वाली, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और साथ में आप सेमीकोलन दे देंगे। अच्छा, अब जब ये क्यूरी रन होगी तो आपका रिकॉर्ड जो है ये इंसर्ट हो जाएगा, और अगर आपने ये देखना है कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो अब आप यहाँ पे देख लें, एक वेरिएबल क्रिएट कर लें खाली रो के नाम से, क्योंकि ये आपको बताएगा कि इसने कितनी रोज को इफेक्ट किया है। तो अगर तो कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा तो रो में अंदर वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, और अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो जितने भी आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं रो की वैल्यू वही आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हम एक ही रो इंसर्ट करने जा रहे हैं, सो इफ रो ग्रेटर देन 0, यानी कुछ ना कुछ रोज इंसर्ट हुई हैं, तो मैसेज बॉक्स में रिकॉर्ड इंसर्टेड दे दे हमें मैसेज, और एल्स में हम अलर्ट लगा देते हैं
फेल्ड का। ठीक है, आप कोई भी मैसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट होता है या फिर नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अभी हम अपने सर्वर एक्सप्लोरर में रिकॉर्ड को जाके देखना चाहें, यानी स्टूडेंट की टेबल का रिकॉर्ड देखना चाहें, शो टेबल डाटा पे करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ खाली पड़ी हुई यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, ये जो सिलेक्टेड आइटम, ये जो कॉम्बो बॉक्स है, ये वैल्यू और फॉर्मेट में देता है, हमने इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी है। और यहाँ पे हमने डॉट न्यूमेरिक अप डाउन 1 डॉट, सॉरी मैंने पीछे स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, वैल्यू इंटीजर में थी। ठीक हो गया। तो ये टाइप कास्टिंग के एरर आ रहे थे। ये डेसिमल में होती है। ठीक है, मैंने असल में ये डेसिमल में वैल्यू आ रही थी, तो हमने फील्ड जो क्रिएट की हुई थी वो इंटीजर टाइप की थी, तो मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो उम्मीद है आपको एरर जो है वो नहीं आएगा। कोड को रन करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्म आ गया रिकॉर्ड सबमिट करने का। सो पहली वैल्यू हम जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, नेम डेव, ईमेल की एक वैल्यू, एक वैल्यू क्लास की है, सपोज की 8th क्लास है, मेल है, सम रैंडम नंबर, और ये वैल्यूज़ भी मैटर नहीं करती हैं बट लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ मुझे मैसेज आ गया रिकॉर्ड इंसर्टेड का। ठीक है। अच्छा, अब जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है तो देखें फील्ड फिर भी फील्ड है। अब अगर मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इन वैल्यूज़ को पहले रेज करना पड़ेगा और फिर नई वैल्यूज़ मुझे लिखनी पड़ेंगी। तो इसका भी एक हल होता है हमारे पास, वो कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो एक बटन हो जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये सारी फील्ड जो हैं ये क्लियर्स हो जाएं। ऐसे ही है, तो हम यहाँ पे एक और बटन लगा लेते हैं ताकि ये काम भी बार बार ना करना पड़े हमें। इसका नाम क्लियर रख देते हैं और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, इसका एक मेथड होता है क्लियर का, हम इसको कॉल कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर। और हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक अप डाउन 1 डॉट, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 करनी है हमने, उसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 2 ही फील्ड है टेक्स्ट वाली। ठीक हो गया, और कोई फील्ड टेक्स्ट वाली हमारे पास कोई और है ही नहीं। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। एक सेकंड यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब हम चाहते हैं ऊपर वाली फील्ड्स क्लियर हो जाएं, तो यहाँ पे क्लिक किया क्लियर के ऊपर, तो देखें टेक्स्ट बॉक्स वाली फील्ड जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। बाकी फील्ड्स को भी हम क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए हमें उनके डिफ़ॉल्ट मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। आप जितनी दफ़ा सबमिट करते रहेंगे रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट होता रहेगा। हम चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो हम टेबल्स में आते हैं वापस, इसको क्लोज़ करके इसको दोबारा ओपन करते हैं,
सर्वर एक्सप्लोरर पे आते हैं और ये स्टूडेंट पे हमने राइट क्लिक किया, शो टेबल डाटा पे गए। ठीक है, तो देखें आईडीज़ खुद ब खुद आ गई हैं। पहली आईडी 1 है, सेकंड आईडी हमारे पास 2 है, नेम जो हमने वहाँ से सबमिट किए थे, ये क्लासेस उनकी ऐड हो गई हैं, जेंडर और मार्क्स और हॉबीज़ की वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास नल और नल हो गई है। ठीक हो गया। तो अब ये डाटा हमारे पास परमानेंटली स्टोर यहाँ पे होता जा रहा है। हमारी एप्लीकेशन क्लोज भी हो गई है, हम इसको क्लोज़ कर देंगे, दोबारा ओपन करेंगे तो फिर भी ये डाटा हमारा यहाँ पे परमानेंटली स्टोर रहेगा और हम इस डाटा को अपनी एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सपोज़ किया अब हमने वो डाटा वहाँ से रिट्रीव करना है या डाटा को अपडेट करना है या डाटा को डिलीट करना है, तो बहुत सारा कोड हमारा रिपीट होगा, लेकिन जो चीज़ चेंज होगी वो हमारी क्यूरी चेंज होगी और कमांड्स भी हमारी जो है वो अपडेट के लिए सेम कमांड्स रहेंगी, डिलीट के लिए भी कमांड ऐसे ही रन हो जाएगी ऑलमोस्ट हमारी। अलबत्ता जब हम रिकॉर्ड फैच करने जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमें जो हमारा रिकॉर्ड फैच होगा उसको कहीं ना कहीं हमें दिखाना भी होगा, तो उसको दिखाने के लिए हमें कोड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब डाटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए जो हमारे पास टूल बॉक्स अवेलेबल है, उस टूल बॉक्स का नाम जो है वो ग्रिड व्यू है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि हमने ग्रिड व्यू को कैसे इस्तेमाल करना है और ग्रिड व्यू को इस्तेमाल करके हम रिकॉर्ड को कैसे रेंडर करवा सकते हैं। तो आप खुद लाजमी ट्राई कीजिएगा, कोई एक सिस्टम सोचिएगा, उसकी एक डेटाबेस, उसके 1 से 2 टेबल्स क्रिएट करें और डिफरेंट कंट्रोल्स को यूज़ करके रिकॉर्ड को देखें कैसे डेटाबेस में इंसर्ट होता है और कोशिश करें कि नेक्स्ट जो 2-3 ऑपरेशंस हैं इनको भी आप खुद से परफॉर्म करने की कोशिश करें।